Welcome back, friends. This is Dipali More, and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So, friends, here this is the session for you. साइकोलॉजी दैट मीन्स मनोविज्ञान. यस फ्रेंड्स, साइकोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड होते हैं. तो गाइस, उन सभी एग्ज़ाम जैसे कि आपके जो सीटेट का एग्ज़ाम्स है, सुपर टेट है, केवीएस के लिए, ये स्टेट लेवल के जैसे एमपी टेट हुआ, बिहार टेट हुआ, राजस्थान का रीट हुआ, एंड फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं गाइस, उन सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर एंड कुछ जो है न्यू, उसी पे बेस्ड ऑन आगे के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो कंबाइंड सीरीज़ है वो हम आपके लिए मॉडल पेपर के रूप में हम अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे कि जो भी चीज़ें हों, कंटेंट हों, आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीज़ें आपको वन वीडियोज़ में कवर हो सकें. जो भी फ्रेंड्स अगर स्टडी कर रहे हैं एंड प्रीवियस ईयर पेपर अगर उन्होंने अध्ययन किया होगा तो उन्होंने पाया होगा कि इन सभी शिक्षक भर्तियों में जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. मतलब कि प्रीवियस ईयर पेपर से मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस जो है रिपीटेड देखने को मिलते हैं. तो फ्रेंड्स, उन सभी को एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट की गई, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अरेंज किए गए हैं. तो मैं आशा करती हूँ कि आप पूरे सेशन को, पूरे क्वेश्चंस को फुल्ली अटेम्प्ट करेंगे. एंड अगर कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई सजेशन है तो हमें बेहिचक आप कमेंट कीजिए. एंड हाँ फ्रेंड, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकें. एंड जो भी फ्रेंड्स नए हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी आगे की नोटिफिकेशन होगी क्लासेस की, जो भी हम वीडियोज़ यहाँ पे स्टडी मटेरियल हम आपके लिए कंटेंट जो है अवेलेबल कराएंगे तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. सो फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, वहाँ पर भी आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर आपको 400 प्लस वीडियोज़ आपको मिलेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. यस फ्रेंड्स, वहाँ पे आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हमने 400 वीडियोस कवर कर चुके हैं. मोस्टली आपके सारे जो पेपर के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सिलेबस हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी. साथ साथ में आपको मॉडल पेपर भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने वहाँ पे सॉल्व किए हैं. तो सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाके विजिट करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो की सीरीज नंबर 10 है. इससे पहले हमने 9 सीरीज ओवर कर चुके हैं. प्रत्येक सीरीज में हम क्या करते हैं गाइस, पर सीरीज में हम टॉप 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो फ्रेंड्स, आज के भी सेशन में जो 10 नंबर हमारी सीरीज है, इसमें भी हम टॉप जो है 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की सीरीज के लिए. सो गाइस, कम टू द पॉइंट, स्टार्ट नाउ सेशन को स्टार्ट करते हैं. और आज की सीरीज का जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से, वो क्या हो जाएगा कि छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है. तो जैसा कि हमारी आरटी कहती है, एनसीएफ कहती है कि जो शिक्षा है, आज का जो मूल आधार है एजुकेशन का, वो किस पर जो है आधारित होना चाहिए, छात्रों पर. दैट मीन्स हम यूँ कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति इस समय सर्वमान्य है. तो उस आशा के साथ में हम यहाँ पे ये चीज़ें क्यों कही गई हैं या किस आशय से कही गई हैं कि छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे तर्क देना है. तो इसके लिए बेसिकली आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे. और चारों ऑप्शन आई होप आपके बहुत ही सस्पेंशियल होते हैं. जो भी आपके सीटेट का एग्ज़ाम होता है, जो केवीएस का होता है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में ऑप्शन जो होते हैं वो बहुत ही सस्पेंशियल होते हैं. बट फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, वहाँ पे सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस को जो पढ़ना अच्छे तरीके से, ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना है. एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपके आंसर होंगे और उस ऑप्शन में जो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको चूज़ करना. तो जैसा कि आजकल की जो शिक्षण पद्धति है वो क्या है, छात्र केंद्रित है, मतलब बाल केंद्रित है. तो इसका जो आशय कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखना. मतलब कि अगर आप मतलब एक अध्यापक हैं, एक टीचर हैं, तो आपकी लायबिलिटी क्या बनती है कि आप प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं को, रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा जो है उन्हें उपलब्ध कराएं. तो ये शिक्षा जो होगी बहुत ही प्रभावी होगी और जो है अधिक स्थायी होगी, जिससे आपका जो पॉजिटिव रिजल्ट होगा वो प्लस में आएगा.
तो इस आशय को आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि जैसे कि फ्रेंड्स टीचिंग एग्ज़ाम्स में एडमिशन लेते हैं, जैसे कि आपका बीएड हुआ या डीएलएड हुआ या बीटीसी हुआ, जो भी फ्रेंड्स ने किया होगा प्रशिक्षण वो उनमें फर्स्ट स्टेप में ही जो है आप जो लोगों को ये चीज़ें बताई जाती हैं कि जो हमारी वर्तमान जो शिक्षण पद्धति है वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा में काफ़ी कुछ स्टूडेंट को सस्पेंस हो रहा होगा, क्योंकि इसके लिए कई तरीके के ऑप्शन भी बन सकते हैं जो कि हर चीज़ें सही होंगी। तो वहाँ पे आपको जो है 3 नेगेटिव ऑप्शन आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके बनेंगे तो वहाँ पर 3 आपको नेगेटिव मिलेंगे। आप डोंट वरी, इसके जैसे कि जो सीटेट का बेसिकली होता है, जो कई ऑप्शन जो आपके राइट होते हैं, बट वहाँ पे जो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना, तो कहीं ना कोई क्लू दिया जाता है आपको, जिससे कि वो क्वेश्चंस के वो ऑप्शन जो है वो निगेटिव हो। तो यहाँ पे इसके लिए जो पॉजिटिव आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि जो भी आपके फ्रेंड्स हो में ज्वाइन कर सकें। एंड हाँ फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, कोई इशूज़ रह गया हो, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर कि प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया है। दैट मीन्स प्रयोजनवाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि, मतलब प्रयोजनवाद जो है वो आपकी प्रोजेक्ट विधि से है। तो ये का फैक्चुअल क्वेश्चन था। ये जो आपके जो सुपर टेट है, केवीएस है, स्टेट लेवल के जैसे कि यूपी टेट, एमपी टेट, तो इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। मतलब कि शिक्षा में अगर प्रयोजनवाद की विचारधारा को हम पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हैं तो इसके प्रवर्तक कौन थे, तो यहाँ पे इसके जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा गाइस, आपका विलियम जेम्स। क्या होगा फ्रेंड्स, विलियम जेम्स। तो आई होप ये भी चीज़ें सारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। बट अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसने कहा, तो आपको ये भी पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है गाइस, कि जैसे कि डिफिनीशंस होती हैं, परिभाषाएं होती हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने किस सिद्धांत पर कौन सी अपनी परिभाषा व्यक्त की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में, इन तीनों ही स्टेप्स में अनेक पंक्तियाँ कही, मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अनेक लाइनें उन्होंने व्यक्त की हैं। तो वो पंक्तियाँ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकती, जैसे कि ये। तो यहाँ पे बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वही है जो स्वयं बालक जैसा हो। तो ये चीज़ें किसने कही, या ये पंक्तियाँ किसने कही हैं, तो ये पंक्तियाँ कही हैं स्पेशली मेन केन ने। मतलब किसने कही है, मेन केन एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा है क्या, कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम कैटेगरी का जो शिक्षक है वही है जो बच्चों के जैसा मतलब हो, मतलब कि बच्चों के साथ रहकर वो बच्चों के ही तरीके से ढल जाए। दैट मीन्स उन्हीं की ग्रुप में शामिल होकर उन्हें अधिगम की प्राप्ति कराए। आई होप ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक आचार संहिता क्या है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एक नया क्वेश्चन है, इसलिए इसकी संभावनाएं आपके आगे के एग्जाम के लिए काफ़ी बनती हैं। तो शिक्षक आचार संहिता क्या है, तो ये हो जाएगा आपका शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। क्या फ्रेंड्स, शिक्षक के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उनके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। तो अगर फ्रेंड्स कोई शिक्षक है, उसकी अगर क्वालिटी हमको देखनी है, उसकी योग्यता देखनी है, क्वालिफिकेशन, उसके प्रयास क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, इसका सही मूल्यांकन छात्र ही कर सकते हैं। क्योंकि जो एक शिक्षक है वो छात्रों को पढ़ाने आया है और छात्र के बीच में रह करके वो अधिक से अधिक समय व्यतीत करता है। तो उसका अगर हमें मूल्यांकन करना है कि यह शिक्षक कितना उचित है छात्रों के लिए, तो इसका सही मूल्यांकन छात्र ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए राइट आंसर बन जाएंगी। ये भी आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है आगे के एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ऑफ कोर्स तर्क संगत विचारों की प्रस्तुति के द्वारा। दैट मीन्स आपके रीजनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, या रीजनिंग को साइड में रख दीजिए आप, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड हो तो उस पर तर्क देना कि यह चीज़ें, इस चीज़ की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, यह हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना नुकसानदायक है। तो
जाहिर सी बात है किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लेना, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे मन में उठते हैं उनका क्या करना, वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करना, यूँ कहें कि अपने ही प्रश्नों की मतलब स्वतः ही मन में उठने वाले प्रश्नों की क्या करना, उसकी व्याख्या करना, उस प्रश्नों का उत्तर ढूंढना ही क्या है, आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। और यही चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, तर्कसंगत तरीके से हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये भी चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था को, जो कि लड़कों और लड़कियों दोनों के संदर्भ में होता है। पूर्व किशोरावस्था जो है, और उसमें अगर सामाजिक समायोजन की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपके लिए लड़की एवं लड़कियों दोनों के लिए, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के ही लिए सामाजिक समायोजन जो है ये कठिन काल कहा जाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो ऑफ कोर्स एक शिक्षक को छात्रों में अगर विश्वास पात्र बनना है या छात्रों के लिए अपनी भूमिका जो है उनके मन में, उनके मस्तिष्क में अपनी भूमिका बनानी है, तो उसके लिए उनसे मित्रवत जैसा व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है आज की सीरीज का, तो वो हो जाएगा कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो अगर अध्यापक है, शिक्षक है, तो उसकी दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसमें आपको ऑप्शन पर डिपेंड होना पड़ेगा गाइज, बट आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना जो कि यहाँ पे हमने चूज़ किया है वो क्या हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। मतलब एक अध्यापक के दृष्टिकोण में क्या है, जो चीज़ें सर्वोत्तम मानी गई हैं तो वो आपका हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, चाहे वो जो है मंद बुद्धि का हो, निम्न स्तरीय बालक हो, या जो सामान्य बुद्धि का हो, उच्च बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का बालक हो, तो किसी भी बुद्धि वर्ग का बालक हो वो क्या कर सकता है, वो सीख सकता है। तो यह चीज़ें क्या प्रदर्शित करती हैं, किसी भी शिक्षक की, किसी भी अध्यापक की आत्मबल, उनका आत्मविश्वास जो है यह स्टेटमेंट या लाइन व्यक्त करती है। तो इसलिए हमने इस ऑप्शन को बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया है कि किसी भी छात्र, किसी भी अध्यापक में जो हो गया क्या होना चाहिए, ऐसी भावना, ऐसी धारणा होनी चाहिए कि प्रत्येक बालक अपने आप में अहम है और वह सीख सकता है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं, चिंतन की प्रक्रिया, मतलब कि शैशवावस्था के बालकों में चिंतन की कोई भावना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह सामाजिक जो कठिनाइयाँ हैं, दुर्लभता है, इन चीज़ों से वो भिन्न होता है, इन चीज़ों से वो परे होता है। उसको क्या, वो क्यों आत्म केंद्रित होता है? क्यों? क्योंकि जो शैशवावस्था का बालक होता है वो आत्म केंद्रित होता है। और जो चिंतन की प्रक्रिया है, ये जब बालक जो है सामाजिक केंद्रित होता है या बाह्य केंद्रित होता है तो ये चीज़ें वो करता है। मतलब ये क्वालिटी जो है, ये चिंतन की प्रक्रिया कब उसके अंदर आती है, जब वह बाह्य केंद्रित होता है। लेकिन शैशवावस्था में बालक जो होता है वो आत्म केंद्रित होता है, तो उसे केवल खुद से मतलब होता है, वह बाहरी किसी चीज़ों से पर या कि बाहरी किसी परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देता। तो इस वजह से ये जो परिभाषा, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो है शैशवावस्था के लिए नहीं होंगी। नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आश्चर्य। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, विकास कैसा परिवर्तन? तो विकास एक प्रकार का कैसा, गुणात्मक परिवर्तन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस जो कोहलबर्ग है, तो वो विशेषता जो मनोविज्ञान में नैतिकता के क्षेत्र में जाने जाते हैं। किस क्षेत्र में फ्रेंड्स? तो वो बेसिकली आपकी नैतिकता के क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो ये भी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी आई होप। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन है उनको हम डे वनली कवर कर दे रहे हैं आपके लिए, बट जो भी एक्सप्लेनेशन वाले हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। बट कहीं भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सुझाव, कोई सजेशन है, तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। हम आपकी उस समस्याओं को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एंड हाँ फ्रेंड, इसी के साथ साथ में आप वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। शेयर कर दीजिएगा जिससे
जैसे कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये स्टेटमेंट, ये डाटाज जो भी इम्पॉर्टेंट हैं एंड वो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकें एंड अपनी तैयारी कर सकें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिग वाहेट है। बिग वाहेट एक मनोवैज्ञानिक है। तो यहाँ पे इस पेज में आपको फिल करना है कि विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन परिवर्तन सामाजिक हो, शारीरिक हो या मनोवैज्ञानिक होता है। तो यह किस अवस्था में होता है, तो स्पेशली विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था, दैट मीन्स किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है, तो वो है परिवर्तन। और वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा होता है, या यूँ कह सकते हैं कि किशोरावस्था में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो वो चीज़ें आपकी आ जाएंगी। शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ये परिवर्तन देखने को स्पेशली मिलते हैं कब, किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था जो है वो परिवर्तनों का काल भी कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि परिवर्तनावस्था है। तो विभिन्न उपनामों से हम इसको जान सकते हैं। और अगर परिवर्तन की बात करें तो किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो उसमें आपके बेसिकली सब चीज़ें आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या होते हैं, किस चीज़ों में भिन्न होते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो वो आपके होते हैं विकास की दर, मतलब व्यक्तिगत रूप से कोई भी विद्यार्थी है, छात्र है, बालक है, तो वो एक दूसरे से क्या होता है, विकास की दरों में भिन्न होता है। तो ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 17 है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, या विचार किससे संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको हम कह सकते हैं। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम देखने को मिला हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यह विचारधारा किससे संबंधित है, तो यह निरंतरता के सिद्धांत, किससे गाइस, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो वो हो जाएगी आपकी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। किस पे फ्रेंड्स, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्योंकि जब भी बालक एक प्राइमरी लेवल का होता है, छोटी कक्षाओं में होता है, तो वो क्या होता है बेसिकली ज़्यादातर वो खेल के माध्यम से, क्योंकि वो उसकी खेल की अवस्था होती है। और ये चीज़ें मोस्टली करके शैशवावस्था के बालकों में ज़्यादा देखने को मिली है, क्योंकि शैशवावस्था में जो बालक होता है वो क्या होता है, खेल आधारित होता है। मतलब उसको हर चीज़ अगर खेल में बताई जाए तो बहुत जल्दी वो कैच करता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो खेल की पद्धति है वो मूल रूप से विकास और बुद्धि दोनों को ही प्रभावित करती है मनोवैज्ञानिक ढंग से। मतलब मनोवैज्ञानिक ढंग से इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त किया गया है कि खेल पद्धति उसके लिए जो है विकास और बुद्धि दोनों में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, बालक का विकास परिणाम है, तो बालक का जो विकास वो परिणाम क्या है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। किसका, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है आगे के पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, तो वह क्या जाने, विद्यार्थियों की सभी पक्षों को। मतलब विद्यार्थी के जितने भी पक्ष हो सकते हैं, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, आंतरिक पक्ष हो, पारिवारिक पक्ष हो, मतलब हर तरीके से एक अध्यापक को बालकों के इन सभी पक्षों से क्या होना चाहिए, अवगत होना चाहिए। मतलब कि उन्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उन्हें ये चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, जिसके माध्यम से एक शिक्षक जो है विद्यार्थी को, बालक को, छात्र को पढ़ने की सिचुएशन के अनुकूल बना सकता है। मतलब उसके अकॉर्डिंग वो उनको जो है शिक्षा ग्रहण कराने में मदद कर सकता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर की आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, मतलब कि शरीर में जो वृद्धि होती है वो क्या, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो क्या है, स्नायुमंडल। मतलब ये है स्नायुमंडल कहलाता है। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया यहाँ पे आपके पेपर के लिए। तो आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आप सोशल साइट्स यूज़ कर रहे हैं सभी जगह दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी आपके फ्रेंड्स वो भी हमें ज्वाइन कर सकें एंड जो भी नए फ्रेंड्स हैं
वो यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड इसके साथ साथ में अनअकैडमी पर ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अनअकैडमी पर आप हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है तो बाल्यावस्था की बेसिकली आपको एज डिफाइन करनी है, तो वो हो जाएगी 12 वर्ष तक। विकास में बुद्धि से तात्पर्य है तो बुद्धि से सॉरी फ्रेंड्स, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है तो वृद्धि से तात्पर्य क्या हो जाएगी आपकी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। मतलब कि आकार में वृद्धि हो, सोच में, समझ में और कौशलों में, तो इन सभी चीज़ों में वृद्धि जो है वो विकास को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, बालक विकास का सही क्रम, मतलब बालक का जो विकास का जो सही क्रम है वो कौन सा है, तो हो जाएगा आपका बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में आपको शैशवावस्था भी मिल सकता है, तो उसको हम आपके बाल्यावस्था के पहले क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दैट मीन्स बाल्यावस्था के पूर्व में आपकी शैशवावस्था आ सकती है। तो यूँ कह सकते हैं कि सबसे पहले आपका शैशवावस्था आ जाएगा, देन बाल्यावस्था, देन किशोरावस्था, देन आपका प्रौढ़ावस्था, ये हो जाएंगी। तो इस तरीके से 4 स्टेप है, 1 शैशवावस्था, 2 बाल्यावस्था, 3 किशोरावस्था, 4 आपकी क्या हो जाएगी, प्रौढ़ावस्था। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है तो विकास जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स इस पे सस्पेंस में आ रहे होंगे। तो विकास जो होता है वो आपके प्रसव पूर्व अवस्था, दैट मीन्स गर्भावस्था से हम कह सकते हैं। प्रसव पूर्व दैट मीन्स गर्भावस्था, जब एक बालक गर्भ को धारण करता है तो गर्भावस्था जो होती है विकास की प्रक्रिया वहीं से ही प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए हम विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो सकती है, तो इसको हम गर्भावस्था से या प्रसव पूर्व अवस्था से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है, तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पूरक है। वृद्धि और विकास जो है दोनों ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। वृद्धि होना दैट मीन्स आकार में, बुद्धि में और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रगति होना, दिन प्रतिदिन क्या होना, व्यवहार में परिवर्तन दिखाई पड़ना ही क्या है, विकास हो जाता है। नेक्स्ट है, परिपक्वता का संबंध है तो परिपक्वता का संबंध किससे होता है, परिपक्वता का संबंध विकास से दर्शाया गया है। तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको इजी वे में समझ में आ गए होंगे। बट अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। एंड हाँ, कमेंट करके ये भी हमें बताएं कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तो ये हो जाएगा आपका वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो किशोरावस्था की अवधि है तो किशोरावस्था की अवधि जो है 12 से 19 वर्ष है। कितनी है, 12 से 19 वर्ष। यस फ्रेंड्स, शैशवावस्था की जो है आपकी अवधि 0 से आपकी कितनी बताई गई है, 0 से जो है फ्रेंड्स आपकी बताई गई है शैशवावस्था की अवधि 5 या 6 वर्ष तक। देन 5 या 6 वर्ष के बाद में आपका 12 वर्ष तक क्या है, बाल्यावस्था। 12 वर्ष के बाद में 18 से 19 वर्ष तक आपकी जो है किशोरावस्था की अवधि बताई गई है। तो ये डाटा आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 30 क्वेश्चन थे। मैं आशा करती हूँ आपके सारे क्वेश्चन अच्छे गए होंगे। आप 25 प्लस क्वेश्चन इसमें से जो है 25 प्लस क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे या 25 प्लस क्वेश्चन आपको आते रहे होंगे। तो मैं आप सभी फ्रेंड्स जो भी अभी ने हमें विजिट किया, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन आपके सही गए हैं उन्हें आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। एंड आगे है कुछ और भी क्वेश्चन है इसके साथ साथ में थे तो हमने टाइपिंग में जो है उसके साथ में ऐड कर दिया, तो उनको भी लगे यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बोनस में, तो वो भी है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या है, बुद्धि का संबंध किससे है, तो बुद्धि का जो संबंध है वो किससे, आकार व भार से है। नेक्स्ट है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, तो वो हो जाएगा आपका 15 से 20 वर्ष। 15 से 20 वर्ष ये आपका जो है किशोरावस्था का अंत और प्रौढ़ावस्था का प्रारंभिक काल होता है। तो ये माना जाता है कि मानसिक जो विकास है उसकी जो उच्चतम जो आयु सीमा आंकी गई है वो आपकी ये हो जाएगी। तो आई होप ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
जो हम बोनस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में, क्या है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है और निम्न में से कौन सी है। मतलब कि किशोरावस्था का अगर कोई बालक है तो उस पर सामाजिकता का जो विकास का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से, मतलब कि उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो वो है असुरक्षा। दैट मीन्स किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो है असुरक्षा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस किया आज आपके साथ में। तो मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि इन जो भी टॉप 30 क्वेश्चन एंड उसके साथ में जो प्लस में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो भी जितने भी आपको अच्छे लगे होंगे तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं एंड सेशन को लाइक कर दें। एंड जो भी फ्रेंड्स नए हैं अगर उन्हें सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके साथ साथ में आप हमें अनअकैडमी पर ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड अनअकैडमी। सो फ्रेंड्स अनअकैडमी पर विजिट जरूर करें एंड जो भी कोई डाउट है कोई इशूज है तो अनअकैडमी पर भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड यूट्यूब पर भी। सो फ्रेंड्स सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो साथ में अगले जो कड़ी होगी वो उसके साथ में। एंड हाँ फ्रेंड्स वीडियोस के डिस्क्रिप्शन की कुछ हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वीडियोस की, तो उन लिंक्स को आप ज़रूर विजिट करिएगा। तो फ्रेंड्स बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।